जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे। एक नई इनिशिएटिव की ये शुरुआत है। तो आर्ट एंड कल्चर को हम किस तरीके से पढ़ेंगे? देखिए, आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बहुत ज़्यादा भी पढ़ोगे तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप कम पढ़ोगे तो फिर आपको नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये स्कोरिंग भी है। तो पिलर वाइज हम इसे कवर करेंगे। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ देखिए, आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, पेंटिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स है, म्यूजिक, डांस और थिएटर है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाला सेक्शन है जिसे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है एंशिएंट हिस्ट्री में, रिलीजियस मूवमेंट एंड फेस्टिवल ये हम कुछ कवर करेंगे। स्कूल ऑफ फिलोसॉफी छोटा सा टॉपिक है बट काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। जैसे वैशेषिका स्कूल है या और भी जैसे मीमांसा स्कूल है, तो इनसे काफ़ी सारे सवाल सिविल सर्विसेज के द्वारा पूछे गए हैं और सीडीएस में भी अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं, तो हम इसे कवर कर लेंगे। इसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जो चर्चा में बने हैं न्यूज़ में या अन्य किसी कारणों से, तो वो पूछ लिए जाते हैं। इसमें से अगर सबसे ज़्यादा सवाल की हम बात करें तो आर्किटेक्चर से देखने को मिलेगा। अभी ये 25 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, बिकॉज ये थोड़ी पुरानी एनालिसिस है, कुछ सवाल और बढ़े हैं। तो उसी तरीके से हम कवर भी करेंगे। आपको ये नंबर पे बहुत ज़्यादा बोदर नहीं करना, आपको बस ये समझना है कि आर्किटेक्चर को हम सबसे पहले तो बहुत डिटेल में कवर करेंगे, समझेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। लिटरेचर वाला टॉपिक क्या कहने हैं इसके, मैंने ये पढ़ा भी दिया है, खास करके एंशिएंट हिस्ट्री वाला लिटरेचर। देखिए, ये जो आर्ट एंड कल्चर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है एंशिएंट हिस्ट्री के साथ, मेडिवल हिस्ट्री के साथ भी ऑब्वियसली, बट एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमारा पोर्शन है, जैसे मान लीजिए आपसे आर्ट एंड कल्चर के अंदर सवाल बनेगा तो आपसे ये पूछ लेंगे कि बताइए मोहनजोदारो में टाउन प्लानिंग कैसी थी, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री के सेक्शन से भी इंटरलिंक्ड है। तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं या जो यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे रोड अगर है तो 90 डिग्री पे कट रहे हैं, तो इस तरह की जब बातें लिखेंगे तो वो आर्ट एंड कल्चर है भले ही, बट वो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का भी पार्ट है। इसी तरीके से मेडिवल के अंदर भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद पेंटिंग वाला सेक्शन है ही इंपॉर्टेंट, और म्यूजिक, डांस, थिएटर इनसे भी सवाल आते हैं बट थोड़े कम आते हैं, और ये हम प्रीवियस ईयर में कवर करेंगे ही। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज में हर साल क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ना, ब्रीफली बात कर लेते हैं सोर्सेज की। सेल्फ स्टडी के लिए आपको क्या पढ़ना है और मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, सोर्सेज की अगर बात करें सिविल सर्विसेज के हिसाब से तो नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है, काफ़ी पॉपुलर बुक है, बट वो बुक काफ़ी ज़्यादा बल्की है। तो अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आपका प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है, इस ईयर वाले प्रीलिम्स में अगर आप अपेयर कर रहे हैं तो फिर वो बुक आपको नहीं पढ़नी है। बट अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपेयर करने वाले हैं तब आप पढ़ें, बट सारा ना पढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ें। जैसे आर्किटेक्चर वाला टॉपिक कवर कर लें, और उनमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो उन डिटेलिंग को बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू और फीचर्स पढ़ें। कुछ चैप्टर के आपको याद रखने हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए टेम्पल आर्किटेक्चर वाला टॉपिक है, तो अब यहाँ से मेंस में भी श्योर शॉर्ट सवाल आते रहते हैं, और प्रीलिम्स के लिहाज से तो है ही इंपॉर्टेंट। कुछ कीवर्ड पूछ लिया, जैसे वैसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है तो उनमें कौन कौन से टेम्पल देखने को मिलते हैं, या जो पंचायतन वर्ड है इसका क्या मतलब है, या गर्भगृह का क्या मतलब है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब उनमें से कौन कौन से चैप्टर है ये मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ें। इसके अलावा आप कोई इंस्टीट्यूट का शॉर्ट नोट भी देख सकते हैं। हालांकि मेरे पढ़ाने के बाद आपको ये सब करने की नीड नहीं होगी, ये मैं सेल्फ स्टडी के लिए बस बता रहा था, क्योंकि सबसे पहले तो हम फाइन आर्ट्स पढ़ लेंगे और फाइन आर्ट्स तक ही हम अपने डिस्कशन को सीमित नहीं रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन उसके अलावा भी हम कवर करेंगे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे या जिनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है। तो इस तरीके से हम चलेंगे, और जो हम इसे थीम वाइज कवर करने वाले हैं, तो आज हम पहले थीम को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा आर्किटेक्चर वाला पार्ट होगा। दोस्तों, सो ये फाइन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी है, क्लास 11th की बुक है। अब ये बुक काफ़ी पतली है, 120 पेजेस हैं, जिनमें से अगर आप अच्छे से कवर करेंगे तो 100 पेजेस ही इंपॉर्टेंट निकलेंगे। तो इन 100 पेजेस को काफ़ी क्विकली कवर किया जा सकता है, और इसके हम सेक्शन वाइज आते हैं। तो देखिए, इसमें जो चैप्टर वाइज हैं वो काफ़ी सही तरीके से क्लासीफाई किया गया है। जैसे सबसे पहले प्री हिस्ट्रिक रॉक पेंटिंग की बात की जाएगी, जिनमें भीमबेटका केव्स और बाकी सारे रॉक पेंटिंग्स हम कवर करेंगे। इंडस वैली के आर्ट्स हम देखेंगे, मॉडर्न पीरियड में किस तरीके से आर्ट्स हुआ,
आर्ट्स डेवलप हुआ वो देखेंगे। पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स क्या देखने को मिला आर्किटेक्चर में और इंडियन आर्ट में। म्यूरल ट्रेडिशन समझेंगे, म्यूरल पेंटिंग क्या होती है और ये किस तरीके से मिनिएचर पेंटिंग से अलग है। टेम्पल आर्किटेक्चर ये तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी ने सबसे ज़्यादा पेजेस भी डिवोट किए और सबसे इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। ब्रोंज स्कल्पचर हैं। फिर कुछ एस्पेक्ट्स हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के, तो हम इसी तरीके से कवर करेंगे जैसे हमने 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को कवर किया। चैप्टर पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। ऑब्वियसली कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इसके अंदर नहीं होंगे बट प्रीवियस ईयर में होंगे, तो उससे हम डिटेल में कवर कर लेंगे और उसके रिलेटेड टॉपिक को भी अच्छे से डिटेल वे में कवर कर लेंगे। तो ये चीज़ें, तो ये बुक तो है ही, इसे आप पढ़ेंगे ही, बट मैं स्लाइड्स जो तैयार करूँगा उनकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और रिविज़न फिर कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज 2021 का, यानी रिसेंट क्वेश्चन ही है। भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स के बारे में आपको कुछ कथन दिए गए और नॉट करेक्ट बताना था। ये देखिए नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है आपसे। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स टाइटल्स माने जाते हैं अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत इन्हें टाइटल्स यानी उपाधि माना जाता है। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि जो पद्मा अवार्ड्स हैं जो कि 1954 में इंस्टीट्यूट किए गए थे, स्थापित किए गए थे, केवल एक ही बार सस्पेंड किए गए हैं। और तीसरा कथन ये है कि जो भारत रत्न के नंबर ऑफ अवार्डी हैं ये 1 साल के अंदर 5 ही है, यानी मैक्सिमम 5 लोगों को ही भारत रत्न का अवार्ड 1 साल में दिया जा सकता है। दोस्तों ये नितिन सर की बुक है, नितिन सिंघानिया सर की। यहाँ ये चैप्टर अलग से है, अवार्ड्स गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर देखिए भारत रत्न के बारे में बताया गया, 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया और प्राइम मिनिस्टर जो है ये अनुशंसा करते हैं यानी रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो कि नॉट मोर देन 3 पीपल को एक पर्टिकुलर ईयर में इस अवार्ड के लिए चुनते हैं, यानी 3 लोगों से ज़्यादा को 1 साल में भारत रत्न के लिए अवार्ड नहीं दिया जा सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि कोई मनी नहीं दी जाती बट पीपल लीव सेव्ड की एक मेडल होती है और एक सर्टिफिकेट होता है। और अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स की बात करें तो इसके तहत ये 7th रैंकिंग में आपको देखने को मिलेगी। और सबसे खास बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होगा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसके तहत आर्टिकल 18 में अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है, यानी उपाधियों का अंत। और जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था उस टाइम पे बहुत सारे किंग्स या अन्य लोग भी जैसे राय बहादुर, राजा साहब, इस तरीके के टाइटल रखते थे। तो इन टाइटल को इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में इनकॉर्पोरेट किया गया अबोलिशन ऑफ टाइटल्स के रूप में। तो यही रीज़न है, अगर आप देखें तो इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स के तहत जिन्हें भारत रत्न दिया जाता है वो 7th रैंक में है। इसके बाद प्रीफिक्स या फिर सफिक्स के जैसे इन भारत रत्न को आर्टिकल 18 के तहत यूज नहीं किया जा सकता, यानी बेसिकली टाइटल नहीं माना जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 1954 में पहली बार किन 3 पर्सन को मिला है, तो राजा जी हैं यानी राजगोपालाचारी जी, डॉक्टर CV रमन है और डॉक्टर S राधाकृष्णन है। और डॉक्टर C राजगोपालाचारी के बारे में आपको पता होगा, भारत के ये अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तब आंसर क्या होगा? तब आंसर होगा माउंटबेटन। बट अगर सवाल इस तरीके से बने कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, तब आंसर होगा C राजगोपालाचारी। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। या फिर ऐसे भी पूछा जाए कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तब भी ऑब्वियसली C राजगोपालाचारी होगा, बिकॉज ये 1948 में थे और माउंटबेटन 1947 में। तो इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लीजिए बिकॉज ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। और डॉक्टर CV रमन के बारे में पता है, 1930 में नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया है, फिजिक्स के साइंटिस्ट। और भारत में साइंस के क्षेत्र में अगर आप देखें, फिजिक्स के क्षेत्र में, तो पहला नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया 1930 में रमन इफेक्ट के लिए। डॉक्टर S राधाकृष्णन, हमें पता है भारत में शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट। और तीनों में ये कॉमन है कि ये तीनों ही तमिलनाडु से संबंध रखते हैं अपना। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें पद्मा अवार्ड्स की, तो 1954 में इंट्रोड्यूस हुए हैं और डिजर्विंग इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं जब स्पोर्ट्स, आर्ट, सोशल वर्क, सिविल सर्विस, लिटरेचर, एजुकेशन, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इन चीज़ों में जब ये काफ़ी सराहनीय कार्य करते हैं तो। और रिपब्लिक डे के दिन ही ये अनाउंसमेंट होती है।
पद्मा अवार्ड्स की अगर बात करें तो ये हर साल दिया गया है एक्सेप्ट 3 टाइम्स, यानी 3 बार नहीं दिया गया। 1977 में इमरजेंसी वाला पीरियड, 1980 में, और ये 1993 से 1997 के बीच, यानी 3 बार ये पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए गए हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि ये टाइटल्स हैं। अभी हमने देखा ये टाइटल्स नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 18 जो है वो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है और प्रीफिक्स और सफिक्स के जैसा यूज नहीं किया जाएगा। दूसरा, अगर देखें हम, पद्मा अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए गए 1954 में, केवल 1 बार सस्पेंड हुआ। अभी हमने देखा ये 3 बार सस्पेंड हुए हैं, और 5 यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन 5 नहीं बल्कि 3 है। मैक्सिमम 3 पीपल्स को ही एक ईयर में भारत रत्न के लिए अवार्ड दिया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो तीनों ही कथन यहाँ पे गलत है और हमारा आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3। नाउ ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिस तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम किए गए हैं उस आधार पे, बट अगर आप नितिन सर की बुक को अच्छे से कवर करके जाते, और या फिर अगर आपने ये भी समझा होता कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दिखाने का मेरा सिर्फ इतना सा पर्पस था कि आप इस चीज़ को समझें कि अगर आपको एक्स्ट्रा एज चाहिए, 2-3 सवाल ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो थोड़े टफ नेचर के होंगे, बट उस बुक से आसानी से कवर हो जाएंगे। तो वहाँ से अगर आपके पास टाइम है तो कवर कर सकते हैं। लास्ट टाइम में ये चीज़ें हेल्पफुल नहीं होंगी। लास्ट टाइम में आप टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन कर लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लें। सो स्टार्ट करते हैं फिर हमारे डिस्कशन को। दोस्तों प्री हिस्ट्रिक रॉक पेंटिंग से ही कवर कर लेते हैं, बिकॉज इनमें एक लिंकेज है। जब आप रॉक पेंटिंग्स को समझेंगे प्री हिस्ट्रिक के, तो उसके बाद इंडस वैली की चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, तो आपको समझ में आया कि ये डेवलपमेंट किस तरीके से चला है। दोस्तों पहले तो आपको प्री हिस्ट्री वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए कि प्री हिस्ट्री का क्या मतलब है। तो प्री का मतलब पहले होता है, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, यानी इतिहास से पहले की बातें। तो असल में इसका मतलब ये है कि जब बुक्स नहीं होते थे या जब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, तो उस टाइम की जो चीज़ें हैं इन्हें हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत बार ये टर्म मिलेगा कि प्री हिस्ट्रिक टाइम में ऐसा देखने को मिलता है, यानी रिटन रिकॉर्ड से पहले की चीज़ें। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा ऑब्वियसली उन लोगों के जीवन को समझना, किस तरीके से वो उनका लाइफ स्टाइल था और किस तरीके से क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी उनके जीवन में, इन चीज़ों को समझना। बिकॉज रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते दोस्तों। लेकिन जो एक्सकेवेशन है, यानी खुदाई के बाद जो चीज़ें, जिन चीज़ों के बारे में पता चला है, जैसे पॉटरीज वगैरह, हैबिटेट्स, बोन, ये सारी चीज़ें, तो इसके आधार पर हम काफ़ी सारे आइडिया लगा सकते हैं। और इनफैक्ट जब बेसिक नीड्स जो हैं, यानी जो रोटी कपड़ा और मकान वाली बात है, ये चीज़ फुलफिल होने के बाद इंसान खुद को एक्सप्रेस करते हैं। और पेंटिंग्स, ड्राइंग, ये चीज़ें ओल्डेस्ट फॉर्म है। अगर आप देखें आर्ट का ओल्डेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो पेंटिंग, क्योंकि जो मानव सभ्यता है प्रारंभ में ही आपको देखने को मिलेगा कि पेंटिंग का प्रयोग करती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और केव वॉल्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो जब मैंने आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाई थी, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो पेलियोलिथिक एज है इसका क्या मतलब है। तो 3 तरीके से हम डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, ये स्टोन एज की क्लासिफिकेशन है, ओल्ड स्टोन एज यानी पेलियोलिथिक। मीजोलिथिक का मतलब होता है मिडिल वाली, और नियोलिथिक का मतलब न्यू स्टोन एज। अब दोस्तों पेलियोलिथिक में फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो जो स्टार्टिंग वाला फेज़ है लोअर पेलियोलिथिक का, उस टाइम पे तो कोई आर्ट ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिलता, बिकॉज बिल्कुल ये स्टार्टिंग है, तो हो सकता है फूड और बाकी सारी चीज़ें ही फुलफिल ना हुई हो, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहा हो। लेकिन अपर पेलियोलिथिक एज की बात करें तो काफ़ी सारे आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट केव्स में बहुत सारे पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं एनिमल्स के, और भी कई तरीके के पिक्चर्स, केव डिवेलर्स के भी पिक्चर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, स्टेट पीएससीज में ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे सवाल आने की, बहुत बार पूछे भी गए हैं, बट सीडीएस वगैरह में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जैसे अगर रॉक पेंटिंग्स की बात करें, जो रॉक्स के ऊपर किए गए हैं पेंटिंग्स, तो इनकी जो फर्स्ट डिस्कवरी है ये आर्कीबॉल्ड कैरिलिल के द्वारा की गई है 1867-68 में। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए फर्स्ट जो रॉक पेंटिंग है ये किनके द्वारा डिस्कवर की गई थी। दोस्तों जब हम रॉक पेंटिंग की बात कर रहे हैं तो लखुदियार पेंटिंग्स का नाम जरूर आएगा, और लखुदियार का मतलब होता है 1 लाख केव्स, यानी 1 लाख गुफाएं। दोस्तों ये जो लखुदियार पेंटिंग है ये रिवर सियाल के तट में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी पूछा गया है, अजंता के विषय में हालांकि पूछा गया था, बट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि खास करके जब इंपॉर्टेंट साइट्स की बात आती है तो रिवर वगैरह, रिवर या कौन से हिल हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
तो अल्मोड़ा बरेचीना रोड में ये देखने को मिलेगा, 20 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और लखुदियार का मतलब मैंने आपको बता दिया, 1 लाख केव्स होता है। पेंटिंग को यहाँ पे आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के आधार पे। और ये कलर कौन से यूज़ किए गए हैं, तो ओकरे यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये रेड ओकरे है, इसे हिंदी में गेरू कहते हैं, और ये रेड कलर की होती है, इसी से पेंटिंग किया जाता था। असल में ये फेरस ऑक्साइड और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर कंपोज होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं लखुदियार पेंटिंग्स काफ़ी पुरानी है, बट ये देखिए रेड ओकरे का यूज किया गया है। अगर पेंटिंग के फीचर्स की बात करें तो अभी हमने देखा स्टिक लाइक फॉर्म्स में ह्यूमंस को रिप्रेजेंट किया गया है, और कई सारे एनिमल भी दिखाए गए हैं, लिजार्ड वगैरह, फॉक्स, और ज्योमेट्रिक डिजाइंस भी देखने को मिलते हैं। एक सबसे खास बात तो यह है, एक सीन जो है यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है जिसमें हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स देखने को मिलता है। दोस्तों नाउ सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका की। तो भीमबेटका जैसा कि आपको पता है ये भोपाल से 45 किलोमीटर्स दूर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो भीमबेटका के केव्स हैं ये डिस्कवर किए गए थे फेमस आर्कियोलॉजिस्ट V.S. वाकंकर जी के द्वारा। तो ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिएगा। थीम्स की बात करें तो बहुत ग्रेट वैरायटी देखने को मिलता है, का म्यूंडेन इवेंट यानी डे टू डे इवेंट से लेकर के रॉयल इमेजेस तक, और इनमें कई सारे सीन्स डिपिक्ट किए गए हैं जैसे हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक। तो लगभग सारी ही चीज़ें यहाँ पे पेंटिंग्स के थ्रू दिखाई गई हैं। दोस्तों ये देखिए हैंड लिंक्ड डांसिंग फिगर लखुदियार के अंदर जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये लखुदियार की दूसरी पेंटिंग है वेबी लाइन्स की। दोस्तों ना ड्राइंग और पेंटिंग्स को 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होगा ये स्टोन एज और चैल्कोलिथिक एज के आधार पे होगा। तो पेलियोलिथिक एज के अंदर अपर पेलियोलिथिक एज की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पेंटिंग है ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन के देखने को मिलते हैं। जनरली लाइन का प्रयोग करके चीज़ें डिपिक्ट की गई हैं। मीजोलिथिक पीरियड की बात करें तो पेंटिंग्स की जो साइज़ है ये कम हो गई है, और थीम्स जो है ये मल्टीप्लाई हो गए हैं, यानी कई सारे और भी थीम्स बढ़ गए हैं। हंटिंग है, इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पे डिपिक्ट की गई हैं। ये एनिमल्स वगैरह आपको याद नहीं रखने, बस इतना पता होना चाहिए कि कई तरीके की एनिमल्स यहाँ पे डिपिक्ट की गई हैं। इनफैक्ट मीजोलिथिक आर्टिस्ट लव्ड टू पेंट एनिमल्स, कई सारे एनिमल की पेंटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। इनफैक्ट कुछ पेंटिंग ऐसी हैं जिनमें एनिमल आर चेजिंग मेन, यानी एनिमल जो है ये मेन को चेज कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी विपरीत भी इमेजेस यहाँ पे देखने को मिलेगी, पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। कुछ में जो है यहाँ पे जो चेजिंग है वो मेन के द्वारा की जा रही है एनिमल्स की। दोस्तों एनिमल को तो नेचुरल तरीके में पेंट किया गया है, बट अगर ह्यूमन की बात करें तो अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी और स्टाइलिस्टिक मैनर में पेंट किए गए हैं। इसी तरीके से अगर बात करें चैल्कोलिथिक पीरियड की, हिस्ट्री में आपको याद होगा हमने काफ़ी डिटेल से चैल्कोलिथिक फेज को डिस्कस किया था। तो इस पीरियड की जो पेंटिंग है इनमें एसोसिएशन, कॉन्टेक्ट, म्यूचुअल एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिनसे साबित होता है कि कम्युनिटीज़ जो हैं ये सेटल कर गई थी। और जो म्यूचुअल एक्सचेंज वाली बात है पेंटिंग से भी रिवील होती है। और भीमबेटका पेंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके के कलर देखने को मिलते हैं, वाइट, येलो, ऑरेंज, कई सारे कलर यूज़ किए गए हैं। बट इनमें से जो वाइट और रेड हैं ये इनके फेवरेट कलर हैं, और ख़ास करके जो रेड कलर है ये रॉक्स और मिनरल्स इनको ग्राइंड करने से आती है। जैसे कि अभी मैंने आपको गेरू के बारे में बताया था, जो बेसिकली हेमेटाइट ही है, यानी आयरन वगैरह की मात्रा देखने को मिलती है, बिकॉज ये आयरन का ओर है जिसे गेरू कहते हैं हिंदी में। इसी से रेड कलर निकल करके आता है पेंटिंग के लिए। दोस्तों इन्हें पहले वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, फिर जो स्टिकी सब्सटेंस बनता है इन्हें रेजिन वगैरह के साथ मिक्स करके ब्रश जो है यहाँ पे प्लांट फाइबर की बनाई जाती है, और इस तरीके से पेंटिंग की जाती है। और आप सोच सकते हैं कि मतलब हज़ारों साल पहले की ये जो पेंटिंग्स है इनके कलर अभी तक पेल नहीं पड़े हैं। ये हंटिंग सीन्स हैं, इनकी पेंटिंग आप देख सकते हैं। इसी तरीके से डांसिंग सीन्स भी देखने को मिलती हैं। दोस्तों ना ये जो पेंटिंग्स है हम कह सकते हैं आखिर में कि ये जो पेंटिंग्स है ये ऑब्वियसली मास्टरी और स्किल को दिखाता है प्रिमिटिव आर्ट के फॉर्म में अगर हम देखें तो। और सबसे खास बात यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, भीमबेटका में कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पेंटिंग्स के लेयर देखने को मिलते हैं। एक पेंटिंग है उसके ऊपर दूसरी पेंटिंग है,
इनफैक्ट कई जगहों में 20 लेयर्स तक की पेंटिंग देखने को मिलती है। इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा? तो मे बी ये रीज़न रहा हो कि पुराने जो पेंटर है उनकी क्रिएशन ना पसंद आई हो तो दोबारा उसके ऊपर पेंट किया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस जगह को सेक्रेड माना गया हो और इस तरीके से बार बार उन पर पेंटिंग की जा रही हो। दोस्तों ये कुछ सवाल हैं, इन पे आप विचार करिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, तो 1 और 2 चैप्टर को हम कवर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे एंड में। इसलिए लेक्चर आपको बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज प्रीवियस ईयर सवाल तभी आपसे बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। सो इस बुक को हम काफ़ी आसानी से कवर कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। इस तरीके से आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको हमारी ये इनिशिएटिव पसंद आ रही होगी, काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।